बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेबिट क्रेडिट इक्वल शाबाश, वेरी गुड जी। जनाब अली, ईद अच्छी गुजरी आप सबकी। ईद आपको जो है वो मुबारक। वैसे इसमें मैंने ईद मुबारक भेज दिया था, तो गुज़श्ता ईद मुबारक आपको। गर्मा गर्म रही इस दफ़ा तो ईद। ठीक, सवाल कर लिए फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के सारे? नहीं किए तो कब करेंगे? अच्छा जी, कोई सवाल है आपके? बताएं। काफ़ी सवाल चल रहे थे आप लोगों के। वो क्या थे सवाल, बता दें, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। फोर पॉइंट सिक्स का पॉइंट वन, 4.6 आज आपको होमवर्क में मिलेगा। और बताएं, बस यही था एक सवाल। चलें, ठीक हो गई बात। लें जनाब, क्वेश्चन नंबर 16 का एक सवाल पूछा गया है। ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं बैलेंस शीट को। अच्छा जी, सवाल एक और पूछा गया है कि मिड में जो है वो एसोसिएट भी होगा। होपफुली हम पढ़ लेंगे तो होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग दुआ भी करें, अल्लाह मियां रहम फरमाए, कुछ बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए। बहुत सख्त गर्मी है, कमज़ोर बंदे हैं हम।
इतनी गर्मी चली नहीं जाती। जी, पॉइंट नंबर 4, BL डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 12% इन द ईयर 2015 एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द ईयर 2016। हम इस वक्त बैठे हैं किस साल में? हम इस वक्त जो है वो 2016 में बैठे हुए हैं। पानी किधर है? थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऑनलाइन क्लास है, घर में आराम से बैठ के पढ़ लेते हैं, वरना इतनी गर्मी में आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता। और ख़ास तौर पे जो लोग ठंडे इलाकों में बैठे हैं वो तो आराम से मौजें कर रहे हैं, ठंडे इलाकों में गर्मा गर्म अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, 2015 का इंटरिम डिविडेंड वो जाहिर है 2015 में रिकॉर्ड हो गया, उसका 2016 से कोई ताल्लुक नहीं है और 2015 हमारे स्कोप में नहीं है, तो इसका तो हमने कुछ भी नहीं करना। फिर जो फाइनल डिविडेंड है 2016 का, वो जाके रिकॉर्ड होना है 2017 में। फाइनल डिविडेंड हमेशा अगले साल में जाता है, तो इसका मतलब है इसका भी हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, 2017 भी हम नहीं बना रहे। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वैसे ही उसने जो है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। ठीक है, W2 को इफेक्ट कर रहा है पॉइंट 4, नहीं तो W2 में देखें, ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसने आना ही नहीं है, इसने आना ही नहीं है। जो 2015 का डिविडेंड था वो 2015 में रिकॉर्ड हो गया, उसने 2016 में नहीं आना। और जो 2016 का डिविडेंड है फाइनल, वो 2017 में जाकर रिकॉर्ड होगा, तो उसने भी 2016 में नहीं आना। ठीक है, तो इस तरह इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक हो गई बात। हाँ, एक बात है कि अगर इसमें हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हो, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने एक्वायर कब किया था। एक मिनट देख लेते हैं। हमने एक्वायर किया था 1 जुलाई 2014 को। 1 जुलाई 2014 को रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी BL की, वो हमें नहीं पता। तो 2014 की रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए जो 2015 का डिविडेंड है वो हमें लिखना पड़ेगा 2014 के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स निकालने के लिए। ठीक है, बस उसके अलावा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, आपको वर्किंग बना देता हूँ, जो कि इस सवाल में एक नॉर्मल से हट के जो हम 4 वर्किंग्स बनाते हैं उनके अलावा एक नई वर्किंग बनेगी, बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी आती है, ब्रॉड डाउन करते हैं। अब हमने 2014 पे जाना है जी, मैं ये बना के देने लगा हूँ रिटेन अर्निंग पूरी की पूरी, क्वेश्चन नंबर 16 की ब्रॉड डाउन 1/7/14। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2015 का, कोई डिविडेंड था 2015 में तो वो भी आ जाएगा, जाहिर है वो इंटरम होगा। कैरी डाउन 30/6/15 का,
फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2016 का, और 2016 में डिविडेंड कोई नहीं आया, ठीक है। अगर डिविडेंड होता तो हम लिख देते ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो डिविडेंड कोई नहीं है 2016 में, ठीक है, वो है ही नहीं। तो कैरी डाउन 30/6/16, कैरी डाउन दिया हुआ है 258, राइट, कैरी डाउन दिया हुआ है 258। अब देखते हैं सवाल में और प्रॉफिट्स वगैरह दिए हुए हैं, एक डिविडेंड बता दिया उसने, और प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन कहीं पे है सवाल के अंदर? थैंक यू। पॉइंट 2 में दिया हुआ है, उसने कहा हुआ ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनीज 105 और 168, सॉरी नहीं ये नहीं, बीएल का चाहिए 11 और 168, 11 है 2016 का और 168 है 2015 का, 168 ये आ गया और 11 जो है वो ये आ गया। उसके अलावा डिविडेंड है, डिविडेंड वैसे हमने उसका कुछ नहीं करना था, लेकिन इस सवाल में हमें ये प्रॉफिट लिख के रिटेन अर्निंग निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ गई, वो है 12%, और 12% किसका होगा? 500 का 12% जाहिर है, ये उसका कैपिटल है 500, तो इसका 12% यहां पे आ जाएगा, 500 का 12% 60। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे वापस, तो ये माइनस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है, और ये माइनस होता है तो इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, चलते जाएं आप। 258 माइनस 11 करें कितना आया? 247 आ गया, उसमें 60 प्लस करें, 168 माइनस करें, 139। ये हमारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आ गए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स या प्रॉफिट्स एट एक्विजिशन डेट। वो आमतौर पे हमें बता देता है, इस सवाल में उसने बताया नहीं है, तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ी, सिर्फ ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए था। वैसे 60 का इस सवाल में और कोई यूज नहीं है, और अगर ये 139 हमें बताया होता तो ये पॉइंट इग्नोर कर देना था हमने, लेकिन चूंकि प्रॉफिट मिसिंग था, हमें खुद से वर्क बैक करना पड़ा, 2 साल पीछे जाना पड़ा, तो इसलिए सारे प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स वगैरह जो कुछ भी है, इक्विटी में जो कुछ आता है वो सारा कुछ लिखना पड़ेगा हमें। जी जनाब, ओके। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? पॉइंट नंबर 5 भी शायद किसी ने पूछा था, मैंने कहा 5 बता दें। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा हुआ है? लोन वाज ग्रांटेड बाय वाईएल टू बीएल ऑन 1 जुलाई 2014 एंड कैरीज इंटरेस्ट एट 12% पेएबल एनुअली। वाईएल ने बीएल को लोन दे दिया, प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹4 मिलियन ईच, 4 मिलियन की इंस्टॉलमेंट है। ऑन 30 जून 2016 बीएल इशूड अ चेक of rupees 5.92 million which was received by YL on 2 जुलाई 2016। YL ने अभी तक उसका इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया, एंट्री भी नहीं की। अच्छा जी, ये एंट्री कर दूं, उसके बाद नेट एसेट्स भी निकाल देता हूं। हाँ जी, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश इन ट्रांजिट डेबिट 5.92 मिलियन से
कैश इन ट्रांजिट डेबिट 5.92 मिलियन से, लोन 4 मिलियन से क्रेडिट, और इंटरेस्ट पे किसने किया है? हाँ जी, बीएल ने चेक जो है वो इशू कर दिया, तो वाईएल जो है वो एंट्री पास करेगा। ठीक है, लोन टू बीएल 4 मिलियन से क्रेडिट, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 1.92 से। ये आप कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हैं कि इस पे जो है वो 12% इतना ही बनता है। हाँ जी, लोन कितना है? इधर 12 की लायबिलिटी लिखी हुई है और इधर 16 का एसेट लिखा हुआ है। जब हम 4 का ऐड कर देंगे तो यहां से -4 हो जाएगा, और ये कितना रह जाएगा बाकी? ये रह जाएगा 12 ये और 12 ये, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कंसोलिडेशन में कुछ भी नहीं आएगा इन दोनों में से। और 16 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 16 इंटू 12%, चेक करें बनता है कि नहीं 1.92। ठीक हो गया, तो ये कैश इन ट्रांजिट में प्लस कर देंगे। ठीक है, कैश इन ट्रांजिट जो है वो कैश में प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट इनकम है, ये जो रिटेन्ड अर्निंग है पी की, क्योंकि पी रिकॉर्ड कर रहा है तो पी की रिटेन्ड अर्निंग में ये प्लस हो जाएगा। राइट, W2 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसके नेट एसेट्स बना दें। नेट एसेट्स ऑफ एस, रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन डेट, शेयर कैपिटल है 500 का, रिटेन्ड अर्निंग है 258 की, और रिटेन्ड अर्निंग 258 की, ये 139 आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा। और इसके अलावा कोई फेयर वैल्यू वगैरह, कोई इम्पेयरमेंट लॉस कुछ है तो नहीं? हाँ जी, है वो भी। Was equal to its book value except for an office building whose fair value exceeded its carrying amount by 12 मिलियन। तो 12 मिलियन की ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी आ जाएगी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 12 मिलियन जमा कर दें, 9 2 11 5 651। शायद इम्पेयरमेंट भी है। इम्पेयरमेंट किस पे है? हाँ जी, इम्पेयरमेंट किस पे है? 10% इम्पेयरमेंट गुडविल की, वो तो इधर नहीं ना आती, वो तो उधर जाएगी ना। नेट एसेट्स ऑफ एस में तो गुडविल की इम्पेयरमेंट नहीं आनी, वो तो अगर प्रोपोर्शनेट शेयर पे है एनसीआई तो रिटेन अर्निंग ऑफ पी में माइनस होगा, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस में माइनस होगा। फेयर वैल्यू पे है तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस में से माइनस हो जाएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इस वर्किंग में नहीं आएगा। ये 651 देख लें, यही है फाइनल फिगर, कुछ और तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं। इंटरम डिविडेंड आ गया, एनसीआई आ गया, इम्पेयरमेंट गुडविल के आगे, बस और कुछ भी नहीं है। चलें जी, और कोई पॉइंट क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 की एक वर्किंग में मसला है, बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्यूशन निकाल लेते हैं। बता दें, क्वेश्चन नंबर 15 खोल लिया, बताएं कौन सी वर्किंग है, अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। बताइए। हाँ जी, ऑक मिनट तो हो गया।
बीएल की रिटेन अर्निंग में जो 18 का फिगर है उसमें से 10 को माइनस क्यों नहीं हुआ? हाँ बीएल, ये सवाल नंबर आप 16 पूछ रहे हैं या 15 पूछ रहे हैं? 15 है। 15 में डब्ल्यू गुडविल आ गया, रिटेन अर्निंग आ गया, एनसीआई आ गया, इसमें से कौन सा? रिटेन अर्निंग, ये रिटेन अर्निंग आ गया। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल ये लिखा हुआ है 0.70। हाँ जी बताएं। 18, ये जो लिखा हुआ है 18, यहाँ पे आप ये छोड़ देना 18 और ये सारा कुछ आप लिखें यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस 6, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस 6, ठीक है। उसमें आगे ये चीज़ें प्लस माइनस कर दें, इन दोनों को मैंने काट दिया। अब बताएं, अब ठीक है। उसमें से इम्पेयरमेंट को क्यों माइनस नहीं किया? ये इम्पेयरमेंट माइनस कर तो रहे हैं यहाँ पे, लेस 6 में से माइनस किया। क्लियर? चलें जी, आप वर्किंग अपने पैटर्न पे जो पढ़ा ना हमने उस पर बना लिया करें पूरी, फिर देखा करें आंसर सेम है तो खैर है। चलें जी, आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, और क्लास हमारी 1:15 बजे तक होगी। जो टाइम था हाँ जी, हाफिज नासिर साहब आप प्राइवेट में ना पूछा करें सवाल, ओपन पूछा करें, ठीक है। अभी ये फाइल ओपन हो जाए फिर देखते हैं जो आपने सवाल पूछा। हाँ जी, वो कह रहे हैं ये इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट जो है ये क्यों 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 इसमें ऐड किया? अच्छा जनाब, ये एंट्री मैंने करवा दी थी वैसे, मुझे याद पड़ता है। क्यों जनाब, हो गई थी कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, ये सवाल तो पूरा करवाया था। लिखा हुआ प्लांट ऑफ वैल्यू ऑफ अ प्लांट वाज इम्पेयर्ड बाय 10 मिलियन। ये किस डेट पे हो रहा है? एक्विजिशन डेट पे। तो हम एक्विजिशन डेट पे एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेबिट करेंगे, ठीक है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेबिट करेंगे, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस कह दें उसको।
फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कह दें, कोई गल है। और क्रेडिट क्या करना है, प्लांट हमने क्रेडिट कर दिया 10 मिलियन से। ये किस डेट पे करना है, ये एक्विजिशन डेट पे करना है। ये एंट्री पास करनी, ये एंट्री हमने पास कर दी। उसने 2 तारीख को ये एंट्री की हुई है, 2 जुलाई को, तो हम ये एंट्री कर रहे हैं किस डेट पे, 1 जुलाई को। हम ये एंट्री कब कर रहे हैं, ये हम 1 जुलाई को कर रहे हैं। तो 1 जुलाई को हमने खुद ये एंट्री कर दी, 2 जुलाई को फिर एंट्री होनी चाहिए थी या गलत हो गई, वो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको रिवर्स करेंगे। जो उसने एंट्री कर दी वो 2 जुलाई को नहीं होनी चाहिए, वो 1 जुलाई को होनी चाहिए। तो हम 1 जुलाई को एंट्री करके 2 जुलाई को जो उसने एंट्री की हुई है एस ने, उसको रिवर्स कर देंगे प्लांट डेबिट और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 10 से। तो ये जो हमने क्रेडिट किया, अब ये कौन कर रहा है, सब्सिडी। तो ये सब्सिडी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए उसमें ऐड कर दिया कि ये 2 जुलाई को होना ही नहीं चाहिए, ये तो 1 जुलाई को होना चाहिए। 1 जुलाई को हमने खुद कर दिया और 2 जुलाई को जो उसने किया हुआ है उसे हमने रिवर्स कर दिया। 2 दफा तो नहीं ना इम्पेयरमेंट होनी। तो ये बेसिकली इस डेट पे इम्पेयरमेंट होनी थी, एक्विजिशन डेट पे हमने खुद कर दिया, और जो 2 जुलाई वाले था उसको हमने रिवर्स कर दिया। जी क्लियर। चलो जी, चैप्टर नंबर है 5, कंसोलिडेटेड एसोसिएट का। हाँ जी, कंसोलिडेशन एसओएफपी की हमने पढ़ ली, अब एसओसीए की पढ़ने लगे हैं। जो बातें हमने एसओएफपी में की वो सारी बातें अब रिपीट होंगी एसओसीए के लिए। लेकिन पहले सादा सादा काम। एंटिटी पी बॉट 80% ऑफ एस सेवरल ईयर्स अगो। 31 दिसंबर 2001 को इनकम स्टेटमेंट्स दोनों की दी हुई हैं, कंसोलिडेट करना है। रेवेन्यू लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हुआ है, अदर इनकम लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन सबको ऐड करके लिखना है, इन सबको प्लस करके लिखते जाएं। ठीक है, सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी और टोटल का एक कॉलम बना लें, करें। हाँ जी, जल्दी से इसको जमा करते जाएं। प्रॉफिट को नहीं ऐड करना, प्रॉफिट जीपी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनको नहीं प्लस करना। जो मैंने टिक की हैं सिर्फ वो, ये नहीं प्लस होंगे, ये हम खुद कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीजें बाकी प्लस करके लिखना है। ये जो 2 कॉलम बने हुए हैं ये बनाने की जरूरत नहीं होती, बस कंसोलिडेटेड का कॉलम एक बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट में जो है वो आप प्लस करके दिखा दें, इतनी वर्किंग काफी होती है। ब्रैकेट में जो है वो प्लस कर दें और बस।
जीपी को तो ऐड नहीं करना ना, अलग अलग इसी तरह सारा फॉर्मेट होगा। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी खाली छोड़ देंगे, अदर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, सारा इसी तरतीब से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे खाली छोड़ देंगे, इनकम टैक्स ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे जीपी क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आता है। ये जो मैंने सर्कल किए ना, इनको ऐड नहीं करना, बाकी सबको पहली लाइन में लिखेंगे रेवेन्यू, दोनों को जमा करके लिख देंगे, फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, दोनों को जमा करके लिख देंगे, फिर जीपी लिखेंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे अदर इनकम, ऐड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, सारा कुछ। ठीक है, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके करेंगे, दोनों कॉलम्स को मिला के करना है। ठीक है, दोनों कॉलम्स को मिला देना है आपने। एग्जाम्पल पेज 101, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा जी, अब प्लस माइनस करके आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 99,000 आ जाता है, 99,000 आ गया। हाँ जी, एवरीबॉडी रीच्ड हियर, पहुंच गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। अब इसके बाद चूंकि ये सवाल सिंपल सा था ना, तो इसलिए वो 75 प्लस 24 करें 99 ही बनता है, यही फिगर आ गई। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, ये प्रॉफिट किसका कितना हिस्सा है, इसको स्प्लिट करना है हमने। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट का कितना है और एनसीआई को क्या मिलना है, टोटल वही होगा 99,000, उसके हिस्से करने हैं, कितना सब्सिडी का है और कितना एनसीआई को मिलना है सब्सिडी के प्रॉफिट में से, बाकी सारा पेरेंट को होगा। पेरेंट जो है वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी, और एनसीआई की हमेशा कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखें कि प्रॉफिट था 24,000 सब्सिडी का और 80% हमारी होल्डिंग है, तो एनसीआई है कितना 20%, 24,000 का 20% एनसीआई को मिलना है, कैलकुलेट कर दें। 24,000 का 20% एनसीआई को मिलना है, कैलकुलेट कर दें, कितना बनता है 24 गुना 48, 4800, 4800। 99 में से 4800 माइनस कर दें, जो बाकी है वो पेरेंट का होगा, कितना आता है 200, 99 में से 4 95 और एक 94 आ जाएगा, 94,200। ठीक है, कंप्लीट हो गया। एक सवाल जो प्रॉफिट आया वही सेम प्रॉफिट हमने स्प्लिट करना है, वो अमाउंट यहां पे लिख दी।
लिख दिया। सब्सिडी का प्रॉफिट था 24,000, ये 24,000 हमने पकड़ा और उसमें से 20% एनसीआई है। 80% तो पेरेंट का है ना, 20% एनसीआई है, तो इसमें से 20% एनसीआई को मिलना है, वो यहाँ पे हमने लिख दिया 4800। इसमें से ये माइनस किया, माइनस करके ये बाकी फिगर बैलेंसिंग ऊपर लिख दी। 99 के 2 हिस्से कर दिए, सब एनसीए को कितना मिलना है, जो एनसीए का हिस्सा है वो हमेशा कैलकुलेट करते हैं, वो निकाल दिया, तो बाकी सारा कुछ पेरेंट का, बाकी सारा कुछ पेरेंट के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलना है, यानी पेरेंट का हिस्सा सारे का सारा ग्रुप शेयर होल्डर्स के लिए। हाँ जी, ये था क्वेश्चन कंसोलिडेटेड एसओसीआई, जमा करना है बस। ले जनाब, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास पेज होगा 381, चेक करें जरा, 381 नहीं है? ठीक हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन है उसी तरह से, सिर्फ 75% होल्डिंग है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेल को प्लस कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल को प्लस कर दें, उसके बाद जो है वो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को प्लस करके लिख दें, एडमिन एक्सपेंसेस को प्लस करके लिख दें, फाइनेंस कॉस्ट को प्लस करके लिख दें, अदर इनकम प्लस हो जाएगी, फिर टैक्स प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करें, फिर रिवैल्यूएशन गेन को प्लस करके लिख दें, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम भी लिखें, फिर उसके बाद टोटल कंप्रिहेंसिव। तो इसमें एक स्टेप और आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अदर कंप्रिहेंसिव इनकम भी आ गई। तो ये सारा कुछ ज़रा करें कंप्लीट, टोटली करने हैं आपने, और जीपी कैलकुलेट करेंगे खुद से। $99,000 को अपोर्शन कर दिया, बट आगे समझ नहीं आ रहा। हाय, वापस चलते हैं। ये 99,000 आ गया, जीपी कैसे खुद से करेंगे? अल्लाह खैर, इतना मुश्किल हो गया, मैं भी करके दिखाता हूँ। पहले ज़रा ये तो समझा दूँ ना, ये 99,000 आ गया ना, ये 99,000 इधर लिख दिया, ये प्रॉफिट ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे 24,000 रुपया सब्सिडरी का, ठीक है, ये सब्सिडी का लिखा हुआ है 24,000 रुपया। स्क्रीन नहीं आ रही, अब देखें आ रही है? हाँ जी, स्क्रीन किसी को नज़र आ रही है? नहीं आ रही ना, चले हैं, अफनान साहब कहते हैं नज़र आ रही है, और अब देखें, अब नज़र आ रही है कि नहीं? मतलब बोर्ड नज़र आ रहा है कि नहीं, मुराद यही थी। चलें, जो लोग कह रहे थे नहीं नज़र आ रही उनको भी नज़र आना शुरू हुआ। अगर नहीं नज़र आना शुरू हुआ तो एक दफ़ा आंखें ज़रा जोर से बंद कर लें, उसके बाद आंखें खोलें तो फिर नज़र आ ही जाएगा। अच्छा जी, मोहसिन साहब फिर आप लॉगिन दोबारा करें,
आपका नेट स्लो होगा, सब लोगों को जो है वो बोर्ड दिख रहा है, तो फिर आपको भी दिखना चाहिए। हाँ जी, अगर अब आपको नज़र आ रहा तो बताएं। चलें जी, आ गई, शुक्र है। हाँ जी, तो ये लिखा हुआ है 24,000 रुपये का प्रॉफिट, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 24,000 रुपये का जो प्रॉफिट है इसका, इसमें से 20% जो है, अच्छा जनाब क्वेश्चन 1 पे भी चलते हैं। इसमें से 20% जो है वो एनसीआई को देना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, क्योंकि 80% पेरेंट का है तो 20% एनसीआई का। तो 24,000 में से 20% हमने लिख दिया किसका है, एनसीआई का। तो 99,000 टोटल है, उसमें से 48 रुपया हमने कहा एनसीआई का, तो बाकी कितना बचा 94,200, वो किसका है, वो पेरेंट का है। हाँ जी, क्लियर। अच्छा जी, अब जो है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, वो कह रहे हैं सवाल एक पूरा करा दें, ये सवाल नीचे किया हुआ है, ये देखें 750 और 280। कैलकुलेटर पकड़ें, 750 में से 280 माइनस करें तो देखें 470 आ जाता है। इस तरह कैलकुलेट करके लिखेंगे। उसके बाद 31 प्लस किया, 130 माइनस 140 माइनस 48 माइनस 23 माइनस इक्वल टू करें 160 आ जाएगा। फिर 61 माइनस करें, इक्वल टू करें तो 99 आ जाएगा। हाँ जी, इसको पहले क्लियर कर लें आराम से, तसल्ली से। लो जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ फिर पूरे का पूरा। ये देखें जी, अब आप मुझे जरा जमा करके बताते जाएं। कंसोलिडेटेड हाँ जी, 120 प्लस 95, उधर जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ 215,000 जमा करके लिख दिया। 75 जमा 65 करें 140,
ये आ गया। अब 215 में से 140 माइनस करें, आंसर बताएं क्या आता है? 75,000। ठीक है, 75 आ गया। इनको नहीं जमा करके देखना, यहां पे वैसे इत्तेफाक से बराबर आ रहा है, लेकिन इनको जमा नहीं करना, प्लस माइनस करना है। अब 10 + 8 18,000, 12 जमा 9 21,000, फिर 3 जमा 1 4,000। लो जनाब, 75,000 में से ये तीनों माइनस कर दें, क्या आंसर आता है? 32,000। फिर उसके बाद 6 जमा 3 9,000, 32,000 में से 9,000 माइनस कर दें तो कितना आ जाता है? 23,000। 23,000 आ गया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। उसके बाद जो है वो रिवैल्यूएशन गेन है 3500, वो इसमें प्लस कर दें, कितना आ गया? 23 3 26,500। लें जनाब, इस तरह इसको कंप्लीट करना है, आप बना लें अपने पास, तो मैं इससे आगे करवाता हूं एट्रीब्यूटेबल कैसे करना है। ले जनाब, अब इससे आगे कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 1 है पेज 381 का। क्वेश्चन 1 पेज 381, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया हमने, वो कितना आ रहा है? 23,000। 23,000 और उसके बाद आया अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, वो ऐड करके तो आ रहा है 26,500 टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक हो गया? ले जनाब, अब लिखेंगे प्रॉफिट, बल्कि वही वर्ड लिख देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई। ये कितना है? 23,000। और फिर उसके नीचे लिखेंगे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, एट्रीब्यूटेबल टू, दोनों को अलग-अलग करना है, एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई। और ये कितनी है? ये है 26,500। राइट। लें जी, पहला पॉइंट, प्रॉफिट है कितना सब्सिडी का? 9,000। कितना है? 9,000। और होल्डिंग हमारी है 75%, तो इसका मतलब है उसको 9,000 में 25% मिलेगा। 9,000 में 25% मिलेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 9,000 इंटू 25%। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, कितना बनता है? 2250।
बैलेंसिंग फिगर हाँ जी, कितना आ गया 20750, ये आ गया। हाँ जी, ये क्लियर। 23,000 में से 2250 जो एनसीआई को मिलेगा और बाकी पेरेंट को मिलेगा 20,750। इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले ये हिस्सा लिखेंगे 2250, उसके बाद जमा करेंगे। क्या जमा करना है? इसका प्रॉफिट है 1000 रिवैल्यूएशन गेन, इसका 25% एनसीआई को देना इंटू 1000 इंटू 25%। तो 2250 में जमा 250 कर दें, 2500। हाँ जी, 26,500 में से 2500 ये, और अगेन ये बैलेंसिंग फिगर होगी, तो 2500 निकाल दें, 24,000 आ गया। 24,000 जो है वो पेरेंट का हिस्सा है। 9,000 के साथ क्यों किया? ये प्रॉफिट कितना है एस का? 9,000 रुपया। इसी में से एनसीआई को हिस्सा मिलना है ना, जो एस का प्रॉफिट है उसी में से एनसीआई को हिस्सा देना है। तो 9,000 में से एनसीआई को हिस्सा दे दिया। ले जनाब, इसको देख नोट करें, सोचें, उसके बाद फिर पूछें जो पूछना है। एनसीआई जो है उसको सब्सिडरी के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना है, पेरेंट से उसको ठेडू मिलना है। ठेडू ठेडू होता है, ठड्डू होता है, पता नहीं क्या होता है। पेरेंट में से तो उसे कुछ नहीं मिलेगा ना। एनसीआई जो उसके पास शेयर्स हैं किसके? सब्सिडरी के। तो जो सब्सिडरी ने कमाया उसमें से उसको 25% दे देंगे, उन्होंने कहा लैब फट जा भाई, और बस। ठीक है, पेरेंट में से तो थोड़ी उसे कुछ मिलेगा। कहते हैं एसओसीआई इजी है एसओएफई से। एसओएफई अच्छी तरह किया हो तो एसओसीआई अच्छा समझ आ जाता है। कोई नई बात नहीं करेंगे, सारे पॉइंट वन बाय वन रिपीट होने हैं। ठीक है, सारे पॉइंट जो है वो वन बाय वन रिपीट होने हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं कि कैसे होनी है। पॉइंट अभी वो सारे आएंगे वन बाय वन, सारे आएंगे। इम्पेयरमेंट लॉस, इंटर कंपनी सेल परचेज, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इंटर कंपनी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, इंटर कंपनी मैनेजमेंट सर्विसेज, हर चीज दोबारा आनी है। अच्छा जी, कह रहे 9K में 14K प्लस भी करना है, कहाँ पे प्लस करना है? पूछ रहे हैं इस पेपर में सिर्फ एसओसी एसओसी पे क्वेश्चन आता है या बोथ पर कंबाइन आ सकता है? आता है, कंबाइन भी आ जाता है, दोनों चीज़ें बनाएं। और अभी हम एसओसीआई की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लें, फिर हम दोनों इकट्ठे भी बनाएंगे। ठीक है, दोनों फिर इकट्ठे भी बना लेंगे। हाँ जी, अली साहब पूछ रहे हैं 9K में 14K प्लस भी करना है, कौन सा पूछ रहे हैं अली साहब, किस जगह के लिए पूछ रहे हैं? 9K में 14K प्लस करना है, किस पर्पज़ के लिए? अच्छा, भाई का जवाब दे रहे थे, चलें। भाई ने पता नहीं क्या पूछा आपसे, उनको आपने जवाब दे दिया। हाँ जी, कह रहे हैं अफनान साहब कह रहे हैं कि 9K की बाकी अमाउंट कहाँ गई? पेरेंट लुट के ले गई। पेरेंट जो है वो लुट के ले गई। हमने ये लिखा 23,000 रुपया, उसमें से हमने कहा कि 2250 रुपये जो है वो एनसीआई को दे दें, आई मीन उसका हिस्सा अलहदा कर दें। तो 23,000 में से 2250 हमने निकाल दिया, तो बाकी सारा कितने गया? बाकी सारा आ चला गया। कितने को चला गया? अपना पेरेंट साहब को चला गया। ये हमने लिखा ना पेरेंट, तो बाकी सारा पेरेंट को चला गया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है,
पेरेंट को क्या मिलना है? जो पेरेंट ने आप कमाया। ये सिर्फ इस सवाल में बता रहा हूं, दोबारा किसी सवाल में ये बात नहीं करेंगे। जो पेरेंट ने खुद कमाया 14,000, ठीक हो गया। तो जिहड़ा इन्हें कमाया उनके चो 75% भी पेरेंट को मिलना है। वो कितना बनता है? कैलकुलेट कर दो हाँ जरा। 6,750 जमा करो 20,750, इतना ही बनता है। तो ये 20,750 पेरेंट को दे दिया, ठीक है। तो ये 20,750 ही बनता है। लेकिन ये कैलकुलेशन ऐसे हम कभी भी नहीं करते। हम एनसीए का हिस्सा निकाल देते हैं, वो निकल आया तो बाकी सारा कुछ पेरेंट का, ठीक है। आसान काम करते हैं, हम कहते हैं एनसीआई का जो हिस्सा थोड़ा सा बनता है वो कड्डो, तो बाकी सब कुछ मौज करन दो पेरेंट को। तो हम एनसीआई का हिस्सा हमेशा पहले निकाला करेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो सारे का सारा पेरेंट का हिस्सा होगा, ठीक है। तरीका ये सही है, गलत तो नहीं है। 14,000 जमा 6,750 20,750 बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, समझने के लिए। राइट। हाँ जी, इसको आप जरा सोचें थोड़ा सा। ठीक है, फिर कोई सवाल है तो पूछें, लेकिन जो बात पूछ रहे थे वो तो समझ आ गई ना। हाँ जी, अगले सवाल पे चलते हैं फिर। हाँ जी, पहली एडजस्टमेंट आने लगी है। इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल फॉर द ईयर वाज 5,000 रुपया। गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस 5,000 रुपया, और नीचे क्या बताया हुआ है? नॉन कंट्रोलिंग एसेट्स वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है। ठीक हो गया। अफनान साहब ने कोई बात कह दी है जी, आप खुद ही उस पर गौर कर लीजिएगा। वो कहते हैं अकाउंटिंग को दिमाग में नहीं दिल में जगह दें। चलें, अच्छी बात है, दिल बड़ा सारा होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, दिल बड़ा होना चाहिए। और वैसे दिल में बड़ी जगह होती है, कई लोग इकट्ठे समा जाते हैं उसमें। दिल के कई खाने होते हैं, हर खाने में किसी एक को नहीं, कईयों को इकट्ठा भी बिठा सकते हैं, लेकिन ये है वो कई लोग इकट्ठे बैठे तो सही ना, वो नहीं ना इकट्ठे बैठते, लेकिन अलग-अलग खाने, हर खाने में अलग-अलग बिठा दें। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है 5,000 रुपया। चलिए सवाल करते हैं। ऐसे किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, सवालों पे तवज्जो करनी चाहिए। तो 5,000 का जो इम्पेयरमेंट लॉस है गुडविल का, वो आप बताएं यहाँ पे किधर चार्ज करेंगे? एक्सपेंस में लिखेंगे ना कहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में लिखें, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में लिखें, एडमिन में लिखें, फाइनेंस में लिखें, किस में लिखें? कहीं पे तो इम्पेयरमेंट लॉस डालेंगे ना, एडमिन में डाल देंगे। तो एडमिन एक्सपेंसेस क्या होंगे? 11,000 जमा 7,000 जमा 5,000, ठीक है जी। तो ये 11 जमा 7 18 5 23,000 के एडमिन एक्सपेंसेस होंगे। बाकी सारी फिगर्स जमा होकर आ जाएंगी। एडमिन में एक फिगर एक्स्ट्रा आ गई, अब आप इनके टोटल करें, टोटल करके जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लें, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लें, फिर टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम निकाल लें, सारा काम कंप्लीट करें। फिर उससे आगे मैं बताता हूँ दोबारा से एट्रीब्यूटेबल अपॉर्शनमेंट कैसे करनी है, फिर वो आपको बताता हूँ।
जी जनाब, सबको प्लस करते जाना है। एडमन में एक 5000 एक्स्ट्रा आ गया। जी शाबाश, वेरी गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकालना है आपने, फिर आपने टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम भी कैलकुलेट करनी है। हाँ जी शाबाश, अली शोजा साहब कह रहे हैं कर लिया, बाकी लोग भी जरा कर दें सवाल। हाँ जी, उमर जुनेद साहब ने भी डन कर दिया, बाकी लोग भी डन कर दें। हाँ जी, फिजा फातिमा डन, अब्दुल्ला मुनीर, मोहम्मद राहील, मोहम्मद आफाक, मोहम्मद उस्मान, अफरान खान, शाबाश। मोहम्मद राहील, अम्मर, हसीफ राशिद। ये अमर साहब कौन है? अमर साहब पहली दफा पढ़ रहे हैं? पिछली दफा भी हमारी क्लास में एक अमर साहब थे। लो जनाब, तो मुझे बताएं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट बता दीजिएगा। शाबाश। उनतालीस 500। अच्छा जी, और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम? 39,500 और 43,500। अब आप देखें, इनका टोटल करेंगे तो ये नहीं बनेगा, इनका टोटल करेंगे तो ये नहीं बनेगा। इसलिए आपसे कहा था आपने ये टोटल करके नहीं लिखने, ये कैलकुलेट करके लिखने। ठीक है, इनको कैलकुलेट करके लिखते हैं, टोटल करके नहीं लिखते हैं। अच्छा जी,
अब जो है वो बना लेते हैं एट्रीब्यूटेबल। तो 80% शेयर है, इसका मतलब है, हाँ जी, एडजस्टमेंट की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही कि ये एडजस्टमेंट होगी तो उसकी वजह से फिर ये टैली नहीं हुआ करेगा। वो पहले जो हमने किया ना वो तो बेसिक सिंपल सा था कि अच्छा प्लस कर दिया, अब खाली प्लस तो नहीं ना पेपर में आएगा, साथ एडजस्टमेंट्स भी होंगी। तो हमने प्रॉफिट्स को कभी ऐड करके नहीं लिखना, हमने अपनी फिगर्स जो लिखनी है उनसे खुद प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। चलें, इसलिए आपको कह रहा था कि आप प्रॉफिट्स को प्लस करके नहीं लिखें। अब कैलकुलेशंस करते हैं। 20% एमसीआई का शेयर है 39,500 और 43,500, ये यहाँ पे बना देता हूँ, बल्कि इसके पैरेलल यहाँ पे बना देता हूँ। हाँ जी, इधर आ रहा है 39,500, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, और यहाँ आ रहा है 43,500। लें जी देखते हैं प्रॉफिट कितना था उसका, 15,500 था, 15,500 प्रॉफिट था इसका। तो 15,500 में 20% निकाल दें। 80% हमारा है, 20% एमसीआई का, 3100 आ गया। तो 39,500 में से 3100 माइनस कर दें, ये आ जाएगा 400, और 39 में से 3 36,400। चेक कीजिएगा, इतना ही आता है। चलें जी, अब जब हम इधर कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले 3100 आ जाएगा वैसे ही, और उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। तो 1000 का 20% कर दें जी, क्या बनता है टोटल, 3100 जमा 200 3300 बन गया। 3300 आ गया, 43 में से निकाल दें 200, और 43 में से गया तो 40,200। चेक कीजिए, यही जवाब बनता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, ओके, कोई सवाल? ओके, कोई सवाल नहीं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करना है अब। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है, आप देखें तो शरारत ही की हुई है ना, सेम सवाल दोबारा दे दिया, कोई फर्क नहीं है, बस हमें पिद्दा या फर्क है पा छड़िया। वो पिद्दा सा फर्क क्या है, वो पिद्दा सा फर्क ये है कि इसको लिख दिया एट फेयर वैल्यू। ठीक है जी, अब भी सारा आंसर वही होगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, वो क्या होगा कि एनसीआई एट फेयर वैल्यू है, तो इसका मतलब है 5000 जो है वो एस के प्रॉफिट में से माइनस होना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट सारे सेम आ जाएंगे, 39,500 जो भी हमने लिखा था, 39,500 और 43,500 सेम आएगा, 39,500 और 43,500, कोई फर्क नहीं होगा। फर्क किधर आएगा बताने लगा, यहाँ सेम फिगर। अब ये सवाल नंबर 3 कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 रेड कलर से, और 43,500।
अब एक वर्किंग बनाएंगे हम, लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एस का कितना है, वो था 15,500 माइनस इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, तो ये कितना रह गया 10,500। इस 10,500 में 20% मिलेगा किसको, एनसीआई को। कितना बनता है, अब निकालें 20% इसका, 10,500 का कितना बनता है जी, जी बता दें, 2100 बनता है। तो यहां पे फर्क पड़ जाएगा, ऊपर कोई फर्क नहीं, लेकिन वही काम जो हमने पहले किया था फेयर वैल्यू पे, तो एस में से निकालते हैं, तो अब भी वही काम कर रहे हैं। 2100 बना, तो यहां पे लिख देंगे 2100 और इसका एक W1 बना देंगे। अब 39,500 में से 2100 निकाला 400 और 39 में से 37,400 आ गया, 2 निकाला 37,400 आ गया। अब एनसीआई यहां पे 2100 वही वाला, ये जो इधर था, प्लस 1000 का 20%, कितना हो गया 2300 हो गया, 2100 जमा 200 2300, तो ये आ जाएगा 41,200। लो जी, ये फर्क पड़ा। 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, हाँ जी नोट कर लिया, होमवर्क बता दूं, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। यही 4 क्वेश्चंस जो हमने किए इनको आपने रिपीट करना है, क्वेश्चंस ऑफ एसोसिएट, और साथ जो है वो क्वेश्चन बैंक का 4.1 और 4.6, ये 2 सवाल कर रहिएगा। कल इन सवालों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।